कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिंपल। तो ये बेसिकली लास्ट टाइम, और कल से हमने प्रॉपर क्लास स्टार्ट करनी है, इस्लामिक स्टडीज से लेके चलेंगे हम, और उसको हमने बहुत स्विफ्टली करना है। तो यहाँ पे कल हमारी डिस्टॉर्शन हुई और हमने इसको स्टॉप किया। तो ओ आई सी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉन्फ्रेंसेस भी इसके फॉरेन मिनिस्टर की या वैसे इसकी हो रही हैं, पहली कहाँ हुई और दूसरी, ये दो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाकी रिसेंट डेवलपमेंट भी इसकी होती हैं। कश्मीर इन्वॉय इन्होंने जो है वो कर दिया। तो सबसे पहले इसका जो है वो फाउंडिंग, इसका ईयर नहीं, इसकी फाउंडिंग डेट पूछी जाती है। वालेकुम सलाम। 25 सितंबर 1969। और इसकी फाउंडेशन हुई कहाँ पे? मोरक्को, रबात। बट डेफिनेटली ये जो है इसका हेडक्वार्टर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो मौजूद है जिद्दा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और इसका जो है वो बेसिकली पर्पस क्या था? जब इसको क्रिएट किया गया तो मस्जिद अक्सा इसको बंद किया गया, और इसके प्रोटेस्ट में और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए मेनली इसकी बुनियाद रखी गई। और बाद में और लवाजमात होते रहे और सारी चीज़ें जो है वो चलती रही। फिर इसका जो है वो नाम भी चेंज, एक तो इसका एब्रीवेशन भी लास्ट ईयर भी पूछा गया है, लेकिन इसका नाम भी चेंज किया गया था। ये पहले थी OIC, ये तो ठीक ही था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, बट सी कॉन्फ्रेंस को चेंज कर दिया गया कॉपरेशन। और ये था 2011, आई थिंक सो जून का महीना था। इसकी डेट कंफर्म कर लीजिएगा, जून 2011 में, 28 जून, ठीक है। ठीक है, ये इसमें जो है, ये इसमें इसका नाम आ गया। और उसके बाद जो है इसकी फाउंडेशन डेट, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ी है, 57 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। और इसकी लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी 3 हैं। एक तो डेफिनेटली अरेबिक है, दूसरी फ्रेंच, और इंग्लिश। इंग्लिश इंटरनेशनल और फ्रेंच भी डेफिनेटली जो है ये मौजूद है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है इसका जो है वो सेकंड कॉन्फ्रेंस, लाहौर, 1974। और इसी की वजह से हमने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया और शेख मुजीबुर रहमान पहली बार पाकिस्तान आए। तो ये सारी चीजें हैं। वालेकुम सलाम। तो ये हमारी जो है वो आज की ये पहली थी। उसके बाद UNFPA, इसका मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो इसका एब्रीविएशन है कि इसका जो है वो बिल्कुल रिलेट नहीं करता। जैसे जितनी भी है हमारे पास, नेटो है, सारी रिलेट कर रही होती हैं। इसको लिखते हैं UNFPA है, और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, सिंपल। 1969 में इसकी बुनियाद रखी। पाकिस्तान में कब शुरू किया गया था पॉपुलेशन के हवाले से? ये वैसे अलग क्वेश्चन है। पॉपुलेशन कंट्रोल और इस तरह की जो चीजें हैं, और इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो न्यूयॉर्क में मौजूद है, ये वाला। उसके बाद है हमारे पास G7। अब G7 न्यूज में भी काफी रही, करंट अफेयर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो अर्ली फाउंडेशन है वो 1975 की है। इस वक्त जो है इसके दो चीजें और पूछी जाती हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो इसका हेडक्वार्टर, द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट हेडक्वार्टर, विदाउट फॉर्मल स्ट्रक्चर। इसका ना तो कोई हेडक्वार्टर है, और ना ही इसका जो है वो फॉर्मल कोई सेक्रेटरीट या फॉर्मल स्ट्रक्चर मौजूद हो। तो ये दोनों चीजें जो है वो इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो G6 सबसे ये पहले थी 1975 में, फिर G7 हो गई, और G8 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें रशिया की इंक्लूजन होती है, और फिर बाद में जब रशिया एग्जिट करता है, इसको जो एक्सपेल किया जाता है, तो ये दोबारा G7 हो जाती है।
अब G7 का एक और भी प्रॉब्लम है, जैसे हमने लैंग्वेजेस की बात की थी, बाज औक़ात वो कहता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सा कंट्री G7 का मेंबर नहीं है। तो इसके 7 कंट्रीज भी जो है वो आपको आने चाहिए, और इसके जो है यहाँ से याद रखना चाहें तो यहाँ से अगर आपको याद होते हैं तो यहाँ से कर लें। ट्रूडो साहब नजर आ रहे हैं, बाइडन साहब हैं, बोरिस जॉनसन है, जापान के हैं, इमैनुअल मैक्रोन हैं। तो ये जितने यूरोपियन यूनियन की तरफ से मौजूद हैं, तो जो भी इसमें आपसे कम से कम इसके 7 याद होने चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका कॉर्नवेल का समिट, जिसमें अनाउंस किया गया था B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और ये प्लान बिल्कुल उसी तरह का है कि जब दोस्तों का प्लान बने कि नारायण कगान और सवात और कश्मीर हमने घूम किया ना, और साथ वर्ल्ड टूर पे भी, लेकिन पैसे पूसे किसी के पास ना हो और ये भी ना पता हो कि देने किसने है। तो ये प्लान भी डेफिनेटली उसी तरह का था। इस वक्त तक हमें कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई। इन्होंने उस वक्त तो बहुत छोड़ी थी कि हम इतने पैसे दे देंगे और हम BRI को जो है वो कर्टेल कर लेंगे, और वुहान वायरस और ये वो फ्लांडिंग। और ये जो है इसमें इसकी पिक्चर की भी बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि ये कोविड के दौरान हुआ था और पूरी दुनिया में मास्क और ये चीजें, और यहाँ पे आपको सारे सोशल डिस्टेंसिंग पे तो मौजूद है बट मास्क नहीं है। बेसिकली ये प्रोटेस्ट था कि ये कंडेम करने आए थे वुहान वायरस को। तो इसको कोविड भी ये नहीं बोलते, ये वुहान वायरस और ये सारी चीजें, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है एपिक, और एपिक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और जो ये है हमारे पास है, इसका जो है वो अक्सर एब्रीविएशन ही होता है। इसके देखना चाहें जो है वो आप देख लें, इसके हेडक्वार्टर और इसका फाउंडेशन ईयर एज सच इतनी ज्यादा इसमें जो है वो जरूरत नहीं है, लेकिन इसका कम से कम आपको एब्रीविएशन इसका जो है वो कंप्लीट आना चाहिए। नेक्स्ट है सार्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फाउंडिंग ईयर, इसकी भी एग्जैक्ट डेट आपको पता हो, 85। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। और पर्पस जाहिर सी बात है, ये रीजनल कॉपरेशन की है, और रीजन वाइज जो है इसको बाउंड कर दिया कि इस रीजन के हवाले से हम पर्पस इसका जो है होगा। और ये आइडिया मेनली प्रोपगेट हुआ था जो उस वक्त के लीडर थे बंगाली, जियाउर रहमान साहब, तो उनकी तरफ से ये हुआ और इसको प्रोपगेट किया गया और इसकी बुनियाद रखी गई। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है कि इसका नेक्स्ट समिट कहाँ पे होना है। एक सवाल ये आया, ये पाकिस्तान में प्लान्ड है बट हो नहीं रहा। लास्ट समिट इसका आई थिंक 2014 में हुआ था, उसके बाद अभी तक हुआ ही नहीं। और ये सवाल आया कि किसकी वजह से जो है, इसकी रीजन क्या है। तो इंडियन जो हेजमनी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। मेंबर स्टेट इसके 8 हैं, और सवाल आता है कि इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। एज सच जो है वो 8 पहले नहीं थे, पहले 7 थे। तो अफगानिस्तान जो है इसका सबसे लेटेस्ट। तो इस तरह के सवाल सारे आ चुके हैं, इसके एब्रीविएशन, इसकी डेट, इसके मेंबर, इसके जो है वो हेडक्वार्टर, और इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, ये आइडिया किसका था, क्योंकि इसको हम अक्सर डील कर रहे होते हैं, ये हमारी अपनी पाकिस्तान से रिलेटेड है इस वजह से। ठीक है, और 2 इसके जो सेंटर पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जो इसमें रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है, और जो इसमें एनर्जी के हवाले से इसका एक मौजूद है। एक सार्क यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, इसको भी जरा देख लेना है कि सार्क यूनिवर्सिटी इंडिया में, तो ये भी कई बार इसमें पूछा गया, न्यू दिल्ली इंडिया। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो MBBS पेन, इसका काफी निमोनिक इजी है, इसको खुद से याद करें। और इसका सवाल भी एक्सपेक्ट करें कि नॉट मेंबर, इसका कौन सा मेंबर नहीं है। अक्सर जो है वो कंफ्यूजन होती है म्यांमार में, बर्मा में, उससे हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको हम मिक्सअप कर जाएं। और यहाँ से M से मालदीव्स मौजूद है, तो ये इसका ध्यान करना है कि इसका कौन सा मेंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ECO। अब एक हमने पहले डिस्कस किया था RCD, ये प्रीकर्सर है, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट।
इसको 1964 में इसकी बुनियाद रखी, लेकिन बाद में ईरानियन रेवोल्यूशन आया, ये खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई, और उसके बाद जो है दोबारा इसको हमने बनाया ईसीओ, और इसके अब तो मेंबर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, आई थिंक सो 10 के करीब इसके मेंबर मौजूद हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो तेहरान, ईरान में मौजूद है। तो आरसीडी इसका एब्रीविएशन, ईसीओ का एब्रीविएशन, इनके ईयर्स और ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये 1993 1993 और बर्लिन में ये मौजूद है। किस मुल्क का शहर है बर्लिन, इसका हेडक्वार्टर? हिटलर साहब, जर्मनी। और इसका इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये इंडेक्स देता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, सीपीआई। तो ये भी याद हो कि लास्ट टाइम कितना था, इस बार कितना है, कितने दर्जे गिरा है, कितने दर्जे बढ़ा है, ये सारी चीजें जो है वो इससे रिलेट करती हैं। नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट जो है और वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड। इसकी बेसिकली बुनियाद रखी गई 1993, और हेडक्वार्टर के आगे लिखा हुआ है नेटो। नेटो का हेडक्वार्टर कौन सा था? वो करंट अफेयर की हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो चेंज हो जाती हैं चीजें, तो इसलिए उनको नोट्स में ऐड नहीं किया हुआ। ब्रसल्स, तो ये दोनों सेम। और इसका पर्पस जो है वो मेनली जो इनकी ट्रेड है, इनके बॉर्डर फ्री एक्सेस है, और ये सारी चीजें बड़ा इन्होंने एक फिर उसके बाद यूरो जोन बनाया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने की हुई हैं। और उसके बाद ब्रेक्जिट इसमें हो गया। तो इसके मेंबर स्टेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास पेपर में हम पढ़ेंगे तो 28 वो बिल्कुल ठीक होंगे उस वक्त के लिए, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद जो है अब ये रह गए हैं 27, दिस वन, ये वाले। तो ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट, ओपीसीडब्ल्यू, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका मेनली हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक आईसीजे। कहाँ पे है आईसीजे? तो जो प्रोहिबिट कर रहे हैं केमिकल वेपन को, तो वो कोर्ट ही कर रही है, दी है नेदरलैंड्स। तो इसको इसी से रिलेट करके याद रखना है। ओपीसीडब्ल्यू इसका एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हेडक्वार्टर, दो चीजें। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये बेचारा भी ये 2021 में कहीं आया था, और इसने ये पूछ लिया था कि जी इससे स्टैंड फॉर, तो इतने लेंथी सवाल सच एक्सपेक्ट हम नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है वो आ जाते हैं कभी कभार। और 1997 में इसकी बुनियाद रखी गई, और बे ऑफ बंगाल के हवाले से है। तो ये टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया है, बांग्लादेश है। और इसमें जो मेनली मेंबर स्टेट का वो पूछता है कि नॉर्थ में वो पाकिस्तान को मेंशन करते हैं, और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है G20। अब G20 जो है ये कोई इतना, इसमें 1999 में रखा। इसकी एक कंफ्यूजन है, इसमें अगर वो सवाल पूछता है कि इसकी मेंबर स्टेट कितनी है, तो जवाब क्या होगा? 19 या 20? इसको हम लिखते हैं, इसके मेंबर्स जो है वो 19+1। अब ये सीधी सी बात, हम 20 कह दें तो हम इसको 20 नहीं कह सकते, क्योंकि 19 कंट्रीज हैं, और जो +1 है दैट इज यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली। तो इस बात का ध्यान रखना है। वैसे हम इसको 20 भी लिख जाते हैं कि ठीक है टोटल 20 है, उसमें 19 जो है ये सॉवरेन स्टेट्स हैं, जबकि एक हमारे पास मौजूद है यूरोपियन यूनियन। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ऑप्शन कैसे, अब बस फिर अकड़ बकड़ कर दें, फिर अल्लाह के आसरे पे छोड़ दें इन्होंने क्या लगाया और क्या नहीं लगाया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके जो है वो फाउंडिंग ईयर, अब इसका 1995 है या 2001 है?
अब ये सवाल, पहला तो ये सवाल आता है, तो ये 2001 ही है, 15 जून 2001 इसकी बुनियाद रखी गई। और जो 1995 में था तो वो शंघाई 5, और फिर जब दोबारा ऐड हुए बाकी, फिर उन्होंने SCO कर दिया इसको, और फिर इसके रेट्स और ये सारी चीजें जो है वो, और इनके मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और इसको जो है वो एशियन नेटो भी कहा जाता है। ऐसा जितना एक्टिव रोल नहीं है, बट इसको कहा जाता है। तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में मौजूद है। ये, अब इसके जरा मेंबर स्टेट्स पे आए। 8+1, अब इस 8+1 का मतलब क्या होगा? 9th वन जो है ईरान, तो इसको भी फॉर्मली इंक्लूड करना है, परमिशन इससे मिल चुकी है, ये ऐड हो जाएगा। तो अब इसमें अगर वो 8 या 9 देते हैं तो अगर न्यू का वर्ड यूज किया तो फिर 9 हो जाएंगे। प्रीवियस वन को अगर स्पेसिफाई करते हैं तो ये होगा, अदरवाइज जो है ये 9 इसके मेंबर्स हैं। बीजिंग चाइना में इसका मौजूद है, पाकिस्तान और इंडिया एक ही जो है वो दिन इसको जो है इंक्लूजन हुई 9 जून 2017 को। ये बहुत रिपीट होता रहा क्वेश्चन इसमें। और उसके ये इसके मेंबर स्टेट हैं, और ये किस तरह से इनको जो है वो सारे आपके मेंशन है। ये 8 ये हैं और +9 ईरान। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वक्त भी इसके जो है वो 8 मौजूद हैं, 9 ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं हुए। तो इस बात का ध्यान करना है कि इसमें जो है वो क्या करना है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स, और ये लास्ट वन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। अब ब्रिक्स की जो है वो एक छोटी सी कंफ्यूजन है। अब इसका फाउंडिंग ईयर कौन सा होगा? 2001, 2006 या 2009? ये 3 साल हमें मिलते हैं कि इसका जो है वो फाउंडिंग ईयर अगर आ जाता है कहीं, तो इसको जो है वो समझना उसी से है कि बेसिकली वो उस सवाल में पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले इसका जो आइडिया प्रोपेगेट किया गया, 2001, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनकी इनफॉर्मल मीटिंग होती है, पहली इनफॉर्मल मीटिंग 2006, और पूरी दुनिया ने देखा। और फिर फॉर्मली इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 2009 में। क्लियर है? और हेडक्वार्टर जो है वो इसका शंघाई में मौजूद है। ठीक है, तो पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कॉपरेशन, ये सारी चीजें जो है वो इसको ये लेके चल रही है। अब इसका जो है वो जो समिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। 2023 का समिट कहाँ पे होने जा रहा है, या 2022 का कहाँ पे होगा? कोई इन दोनों में से एक बताएं, 2022 का कहाँ पे होगा, ये कर लें, 23 वाला भी ना करें। ब्रिक्स का 2022 का समिट वो किस मुल्क में होगा? चाइना है, देखें जरा, कंफर्म करें इसको। बस अब इसको आगे चलाते जाना है। चाइना के बाद इंडिया कैसे आएगा? नहीं, साउथ नेक्स्ट चलेगा ये आगे। मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका होगा। ये अल्फाबेटिकली चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में होगा, फिर ब्राजील में होगा, फिर रशिया में होगा, और फिर इंडिया में आ जाएगा, फिर चाइना, और फिर साउथ अफ्रीका। ये इस तरह से चलेगा, और ये इसी तरह से ही चल रहा है। मे बी कोई स्पेशल सेशन इसका इंडिया में होने जा रहा हो, बट वो अलग से होगा, लेकिन ये इसी तरह से चलेगा अल्फाबेटिकली आगे। तो ये हमारे पास हो गए कुछ जो है वो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अब इसमें हमने कॉप को स्किप किया है, तो कॉप इन्वायरमेंटल इश्यूज में आएंगे, तो कॉप सारे वहां पे डिस्कस हो जाएंगे। क्योंकि ये क्लास हमारी कल की रह गई थी, तो इसको पहले हमने कंप्लीट किया है। और आज एक शॉर्ट सा टॉपिक जो है वो इसको हम कर लेते हैं। और इसमें भी वैसे जिन्होंने पहले क्लास पढ़ी थी उनके लिए भी एक दो चीजें जो इसमें जो है वो न्यू होंगी। कुछ अवार्ड्स हैं। एबल अवार्ड, अवार्डेड फॉर मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी दिखाता है तो उसको ये दिया जाएगा। और ये कौन सी जो है वो स्टेट देगी? नॉर्वे। ऐसे ही है, नॉर्वे ही देती है ये।
दिस वन एबल प्राइज, और ये मैथ से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिट्जकर अवार्ड। अब इनमें जस्ट फील्ड ही पूछी जाती है, इनके भी अवार्ड हैं, और स्पोर्ट्स के जो अवार्ड हैं उनको अलग से करेंगे, जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स वाला टॉपिक ही अलग है। तो ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है, ये बड़े इसमें ग्रैमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, और अरूज आफ्ताब साहब की साहिबा की वजह से तो इसको जो है वो और चांद, 4 चांद लग गए। इसकी कैटेगरी है म्यूजिक, फर्स्ट पाकिस्तानी अरूज आफ्ताब और मोहब्बत सॉन्ग और ये सारी चीजें, और इसकी कैटेगरी जो है म्यूजिक में ये दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नॉमिनेशन पे भी सवाल आए थे कि कौन पाकिस्तान से नॉमिनेट हुए, फिर तो इनको अवार्ड मिल गया, तो ये सारी चीजें आ गई। पुलिट्जर अवार्ड ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें अक्सर फील्ड ही पूछी जाती है। नेक्स्ट लेनिन प्राइज अवार्डेड बाय, ये तो वैसे ही उसमें फैज अहमद फैज साहब की वजह से होगा, मशहूर रशिया और फैज अहमद फैज। और पाकिस्तान की किस पर्सनैलिटी को मिला है? अब्दुस्तार एती। 1988 और 19, इनका एक और भी है बट वो कभी एग्जाम में आया नहीं। ऑस्कर अवार्ड सबसे प्रेस्टिजियस है, फिल्म और सिनेमा की कैटेगरी का सबसे प्रेस्टिजियस जो है ये माना जाता है, और इसका फाउंडिंग ईयर 1929 ये इसमें हो गया। फिर इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उनको देखना है, इसका फंक्शन कहाँ पे हुआ, मेल एक्टर कौन सा था, फीमेल एक्टर कौन सी थी, कौन सी मूवी को दिया गया, और डॉक्यूमेंट्रीज की कैटेगरियां, तो बहुत सारी जो कैटेगरीज है उनको भी जरा गो थ्रू करना है। और जस्ट लाइक और पैरासाइट काफी उसमें रही थी एग्जाम में, इस वजह से कि ये नॉन इंग्लिश थी, ये कोरियन लैंग्वेज में थी, ये 2-3 साल पहले जो है। और ये अभी तो मलाला साहब गई हैं तो इसको 4 की बजाय 8 चांद लग गए हैं, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है बुकर प्राइज। अब ये सवाल भी आ चुका है कि बुकर प्राइज स्टार्ट कब हुआ। तो पहला अवार्ड जो है वो 1969, और ये द यूनाइटेड किंगडम की तरफ से दिया जाता है, और ये जो 2022 के विनर है उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। रेमन मैग्सेसे एशियन नोबेल प्राइज, एक तो इसका नाम याद रखना है, दिस वन, और इसके अलावा भी इसकी काफी कैटेगरीज हैं। 1957 से ये अवार्ड किया जा रहा है, और अभी किसी बांग्लादेशी को भी मिला था, तो वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है बेफ्टा अवार्ड, इसकी कैटेगरी कौन सी है? इससे क्या अंदाजा लगता है किस कैटेगरी में अवार्ड किया जाता है? फिल्म, सिनेमा, ठीक है, तो इस हवाले से ब्रिटिश अवार्ड। और लास्ट हम जो है वो जरा कंक्लूड करते हैं मर्चेंट ऑफ डेथ पे, अल्फ्रेड नोबल। सिंपल जरा इसको हम गो थ्रू करते हैं क्योंकि ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज सबसे प्रेस्टिजियस जो हमारी दुनिया में जो एक हम उनको मानते हैं, सिवाय पीस में कुछ कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं, बट बाकी सारे जो हैं वो हमारे पास जो है वो अनकंट्रोवर्शियल तो खैर नहीं है, कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल तो इसमें यह है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो कई बार आया, रेवोल्यूशनरी है बट उसे नोबेल प्राइज नहीं मिला, उसने बहुत ज्यादा काम किया फिजिक्स की फील्ड में, अब तो खैर मिल ही नहीं सकता, उनकी डेथ हो चुकी है। बट इस सवाल का खैर पाकिस्तान में कोई मतलब बनता नहीं था। देना है तो उन्होंने देना है, हमने थोड़ी देना था। स्टीफन हॉकिंग साहब और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और ये सारी चीजें। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो एनुअली दिया जाता है, वेरियस कैटेगरीज में स्वीडिश और नॉर्वेगियन जो इसमें कमिटीज मिलके देती हैं। तो सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल साहब की जो है वो नेशनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम इसमें रिपीटेड चीजें ही देख रहे हैं, स्वीडिश और या जो जो एक्सपेक्टेड है।
डायनामिट इन्वेंशन, सबसे बड़ी इनकी इन्वेंशन जो ये है कि जिन्होंने मौत को इजी कर दिया। नहीं, डॉक्टर अब्दुल कदीर को डेफिनेटली नहीं मिला था। तो इनकी जो है ये इन्वेंशन जिसने रेवोल्यूशन लेके आई और जिसने मौत को सस्ता किया और मौत को इजी कर दिया, तो ये हुआ। और 1888 में जो है वो इनके ब्रादर ग्रामी जो है वो उनके गुजर गए। और दूसरे दिन अखबार ने ये उसमें एक खबर लगाई, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल हु मेड अ फॉर्च्यून बाय फाइंडिंग वेज टू किल मोर पीपल फास्टर देन एवर बिफोर डाइड यस्टरडे, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। तो जाहिर सी बात, अगर बंदा जिंदा हो और मौजूद हो और इस तरह की खबर पढ़े, उसे कुछ ना कुछ तो एहसास होगा। तो इसने मेनली आइडिया प्रोपगेट किया और अपनी 1896 में विल लिखी, जिसमें इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो उन लोगों के नाम कर दी कि जो कोई कारनामा करके दिखाएंगे। और आज तक जो है वो नोबेल प्राइज अवार्ड किया जा रहा है और बहुत प्रेस्टिजियस भी इसको माना जाता है। अब इसकी कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा यूएनओ को रिकॉल करें। कल ही हमने पढ़ा है यूएनओ के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन थे टोटल, 6। और जो है वो इस वक्त करंट जो है वो 5। याद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना काम खत्म कर दिया, वो सीज हो गया। अब इसको रिवर्स में याद रखना है, जो नोबेल प्राइज के हैं अर्ली जो है वो 5 थे और करंटली जो है वो 6। और 6 1 जो ऐड हुआ है वो है इकोनॉमिक्स। अब इस इकोनॉमिक्स का जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका क्वेश्चन बनता है। ये नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस्ड इन 1968 या 1969, ये सवाल। कब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया? चले एक और सवाल इसी से रिलेटेड कर लें। इकोनॉमिक्स में जो पहला प्राइज है, फर्स्ट प्राइज अवॉर्डेड इन 1969, तो इंट्रोड्यूस तो एक साल पहले ही होगा ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, और ये कई बार पेपर में आ चुका है। क्योंकि जैसे आज ही ये करेक्शन ये नादिर ने किया जो जेड भुट्टो साहब का है, कि उन्होंने जो पॉलिटिकल कैरियर मुझे यही था कि अयूब खान के दौर में शुरू किया, बट वो सिकंदर मिर्जा के दौर में। ठीक है, तो उसको मैंने चेंज भी कर दिया और मुझे भी पता चल गया। तो ये याद रखना, ये 1968 में इंट्रोड्यूस होता है और फर्स्ट टाइम अवार्डेड इन 1969। और बाकी ये 1900 में इसने इंट्रोड्यूस करवाएगा और 1901 से जो है वो ऑनवर्ड, ये अक्सर ये फर्स्ट अवार्डेड इन 1901 उसमें चलते आ रहे हैं। 10 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी है, इसकी बरसी भी है, तो उस दिन ये अवार्ड किया जाता है। और उसमें जो है वो पीस का प्राइज ये अलग दिया जाता है ऑस्लो में, और बाकी सारे एक ही जगह पे जो है वो दिए जाते हैं। और नोबल मेडल इसमें शामिल होता है, नोबल डिप्लोमा है, ये हैंड वूवन होता है, और उसके बाद कैश प्राइज जो है इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। जो करंटली थी वो 10 लाख स्वीडिश क्रोना, इसमें इसको अवार्ड किया गया था। और ये 3 चीजें बेसिकली जो है वो अवार्ड की जाती हैं। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज हमने डिस्कस कर लिया 1901। और कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको देखिएगा, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी हम ये प्राइज आपका नहीं ले सकते। एक जीन पॉल, इन्होंने इनकार किया, और ली डक थो, इन्होंने भी 1973 में, एक लिटरेचर में था और जो दूसरा जो था ये मेरे ख्याल में पीस में था, नोबेल पीस प्राइज एग्जैक्टली। और वियतनाम वार और ये सारी रीजन जो है वो इसमें आई। मल्टीपल अवार्ड, ये काफी टारगेट रहा है एग्जाम का। एक तो मैरी क्यूरी, ये वुमेन भी जो है वो एक ही है जिन्होंने 2 प्राइज लिए हैं। एक सवाल ये, एक इनका फिजिक्स में है और एक केमिस्ट्री में है, और ये दोनों शेयर्ड है, अकेला इन्होंने नहीं लिए, इन्होंने शेयर किए थे। और एक आईसीआरसी, इसको हमने डिस्कस कर लिया था, इसको 3 मिले हैं। और यूएनएचसीआर, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसको भी 2 मिले हैं। लेकिन जो पॉलिंग साहब है इनकी पेक्युलरिटी है, इनको 2 टाइम्स और इंडिविजुअल, इनके दोनों अवार्ड इंडिविजुअल हैं। जिस साल इनको मिले हैं तो उस साल इनके साथ किसी ने शेयर नहीं किया। और मैक्सिमम लोग कितने शेयर कर सकते हैं?
3। तो मैक्सिमम जो है वो 3 शेयर कर सकते हैं। इंडिविजुअल होगा 2 होंगे या 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। मरने के बाद इसे अवार्ड नहीं किया जाएगा, अनाउंसमेंट के बाद डेथ हो जाए तो और बात है। जेंडर गैप, जेंडर गैप पीस, सबसे ज्यादा जो वुमेन में लिया है वो पीस का है। जो है वो 17 टाइम्स। 2000 इसमें जो थी 2021 में भी जो है फिर इसमें वुमेन को मिल गया और ये इसमें आ गई। और 2022 में कोई भी वुमेन शामिल नहीं है, कोई भी फीमेल नहीं थी 2022 में। जितने भी अवार्ड हुए, तो ये करंट अफेयर में इसको करना है, तो जितने भी इसके हैं तो ये वहां पे 2021-22 जितने इसमें आ रहे हैं तो ये वहां पे करने हैं। अब इसमें यंगेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, मलाला। और ओल्डेस्ट जो है ये गोल्डेनफ केमिस्ट्री 2019 में मिला, 97 साल की उम्र में। फर्स्ट एशियन 1913, टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर। और फर्स्ट मुस्लिम कैंप डेविड अकॉर्ड, और सारी उनकी शेयरिंग अनवर सादात। और इस प्राइज की जो है, प्राइज तो नहीं खैर, इस अकॉर्ड की इन्हें जो है वो जान देनी पड़ी और ये इनके असैसिनेशन हो गई। मैक्सिमम अवार्ड जो है वो इस वक्त तक यूएसए के पास है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम। ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। टॉप पे वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि सबसे ज्यादा अवार्ड जो है वो यूएसए ने लिए हैं, दूसरे नंबर पे किसने लिए हैं, या तीसरे नंबर पे किसने लिए हैं। तो ये सारे जो है वो हमें वहीं के मिलते हैं, सिवाय जापान के, यहाँ पे मौजूद है। बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में देखें तो इजिप्ट है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान, बांग्लादेश, इन सबको जो है वो एक एक मिला हुआ है। अब सिंपल जो है वो एक सवाल आए कि कितने मुस्लिम्स जो हैं वो नोबेल प्राइज ले चुके हैं, तो इसका भी ध्यान करना है। तो 12 मुस्लिम्स, ये पीपीएससी और एफपीएससी के लिए ठीक है। और अगर इसको गूगल करेंगे तो फिर आएंगे 13 मुस्लिम, बिकॉज ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम। 1979 झंग में पैदा हुए और फिजिक्स में इन्हें मिला, और वीक ग्रेविटेशनल फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए। और ये बेसिकली कादियानी सेक्ट से ताल्लुक रखते थे। तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट मुस्लिम्स। तो इस वजह से जो है वो इसको हम काउंट नहीं करते यहाँ पे। तो ये भी इसकी कंफ्यूजन भी नहीं करनी कि हम गूगल कर रहे हैं तो इस पे 13 आ रहा है और हम जो है वो 12 क्यों टिक कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो ये हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो है वो इसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो पीस के दिए गए हैं, और ये भी जो है ज्यादातर फीमेल को दिए जाते हैं, क्योंकि उनको फिर विक्टिम शो करते हैं। और ये सारी चीजें लिटरेचर में है और केमिस्ट्री में है। इसके अलावा जो कैटेगरीज बचती हैं, मेडिसिन की है, फिजिक्स की है, ये इसमें और जो कैटेगरीज इसमें इकोनॉमिक्स की है, तो उसमें किसी मुस्लिम को अभी तक कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो ये सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं जिसमें मुस्लिम्स को मिले हैं, 7, 3, 10 और 2, 12। अब इसमें एक चीज आपने और करनी है, जस्ट लाइक इसमें आइंस्टाइन है, 1921 एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इसका अवार्ड। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सरे, इसको डिस्कवर किसने किया, और इन सबको नोबेल प्राइज मिले। इसके अलावा जो है वो नेल्सन मंडेला, बाराक ओबामा, मदर थेरेसा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनके हवाले से भी वो पूछ लेता है बाज़ औक़ात। तो ये जो है वो पीस वाले मेनली टारगेट होते हैं, या फिर 2021 और 2022 के, वो तो करंट अफेयर में आ जाते हैं। बाकी हिस्टोरिकली पूछे तो इनसे पूछ सकता है। या फिर आप जो है वो इसकी नोबेल प्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, और वहां पे जो है आप को लिस्ट मिलेगी। जैसे ये लिस्ट यहाँ से मैंने ली है, ये वाली लिस्ट, ये वाली। तो मल्टीपल अवार्ड तो इस
तरह की लिस्ट वहां पे मौजूद है। 5-6 फिजिक्स के दिए होंगे, 6 केमिस्ट्री के दिए होंगे, 6 लिटरेचर के। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये वाले जरा आप खुद गो थ्रू करें, तो उनको जरा एक बार उनको नजर डाल लें, और बाकी जो है वो अच्छे की उम्मीद रखें, खुद पे यकीन रखें। तो आज की हमारी क्लास कंपैरेटिवली जो है वो कम थी, क्योंकि हमने मेनली कल वाला लेक्चर कंप्लीट किया, और कल से इंशाल्लाह जो है वो हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे इस्लामिक स्टडीज से। रिकॉर्डिंग इसमें ऑफ कर रहे हैं, और इसमें अब आपके क्वेश्चन हो तो